प्रिय छात्र छात्राओं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटी अर्थात संविधान की विशेषताएं बताई जा रही थी। भारतीय संविधान की तमाम विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य विशेषताएं ही बताई जा रही हैं। आइए अगली विशेषता देखा जाए, कठोर एवं लचीला। यानी कि भारतीय संविधान आपका कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है। कठोर भारतीय संविधान कठोर है और कठोर तथा लचीला दोनों हैं। देखिए, कठोर और लचीला ये आईएएस में पूछा गया था। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, कठोर को अनम्य कहते हैं और लचीला को नम्य कहते हैं। अब आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा था कि संविधान नम्य तथा अनम्य है, यानी कि नम्य है अनम्य है दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। अर्थात संविधान कठोर है लचीला है दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर ये क्वेश्चन जे में या जीएस में रिपीट करें तो आपका जवाब रहेगा कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। फिर क्वेश्चन बना था कि भारतीय संविधान नम्य और अनम्य दोनों हैं, ये किससे संबंधित हैं? मूल अधिकार, संविधान में संशोधन से, मूल कर्तव्य से, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक कठोरता तथा लचीलेपन की बात है या नम्य तथा अनम्य की बात है, ये जो प्रावधान हैं ये संविधान के संशोधन से संबंधित हैं। यानी कि संविधान के संशोधन से संबंधित हैं, अर्थात संविधान के एमेंडमेंट से ये रिलेटेड हैं। देखिए, कठोर या अनम्य संविधान किसे कहा जाता है और लचीला या उदार संविधान किसे कहा जाता है? जिस संविधान में एमेंडमेंट या संशोधन आसानी से नहीं हो सकता उसे अनम्य या कठोर संविधान कहा जाता है, और जिस संविधान में संशोधन आसानी से हो जाए उसे लचीला संविधान या नम्य संविधान कहा जाता है। अब ये आया कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से एमेंडमेंट या संशोधन हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जे में आ चुका है। देखिए, जहाँ तक भारतीय संविधान में संशोधन की बात है, भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है जनरल या साधारण बहुमत या सादे बहुमत से, यानी कि आपका सादे या संसद के साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि आपका उपस्थित और मत देने वालों का आधा से अधिक। दूसरा जो आपका भारत में संविधान का संशोधन का प्रावधान किया गया है वह संसद के 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से किया गया है। 2/3 बहुमत से होगा संशोधन। और तीसरा जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वह प्रावधान है संसद का 2/3
बहुमत होना चाहिए। इसी के साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। यानी कि जो कम से कम आधे राज्यों का, यानी कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। अब देखिए आपका जो ये संशोधन का तरीका भारत में लिया गया है, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से प्रेरित हैं। तो ये संशोधन का तरीका भारत में जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका मानिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन के तहत संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां की संशोधन के लिए कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अर्थात कुछ प्रावधान कठोर हैं संशोधन के, तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो लचीले हैं। अब जो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका बनता है वह क्वेश्चन ये देखना है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के कितने तरीके दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने तरीके संशोधन के दिए गए हैं। तो आपका जवाब रहेगा 2 तरीके। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि संसद का विशेष बहुमत, और दूसरा तरीका है संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का, स्टेटों का रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। अच्छे से याद रखिएगा, नम्य है अनम्य है दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं तो आप मारिएगा दोनों। दूसरा, नम्यता और अनम्यता किससे रिलेटेड हैं, ये आईएएस में भी पूछा गया है। तो आपका जवाब रहेगा ये जो शब्द हैं ये संविधान के संशोधन से रिलेटेड हैं। आइए अगली विशेषता संविधान की देखा जाए। जहाँ तक भारतीय संविधान की अगली विशेषता की बात है, अगली विशेषता पर हम आते हैं। अगली विशेषता ये है कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी कि हमारा भारतीय संविधान शक्तियों का विभाजन करता है। शक्तियों का विभाजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। यहाँ से भी आपका निश्चित तौर पे क्वेश्चन बना है। बिहार में पिछली बार यहाँ से कैसा क्वेश्चन बना था वो बताया जाएगा। इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन बना था वो बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर को समझने का प्रयास करिए। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन, तो जो संविधान फेडरल होते हैं, फेडरल यानी कि आपका परिसंघीय, जो संविधान परिसंघीय होते हैं
फेडरल होते हैं। जो संविधान परिसंघीय होते हैं उन संविधानों में शक्तियों का विभाजन रहता है। देखिए परिसंघीय व्यवस्था में दो तरह की सरकार होती हैं। एक तो यूनियन की सरकार यानी कि संघ की सरकार होती है और यानी कि संघ स्तर पर, और दूसरा जो होता है स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर। जैसे भारत में आप देखें तो संघ और राज्य है, तो भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। परिसंघीय संविधान में संघ और राज्य होते हैं। किस विषय पर विधि बनाने का अधिकार यूनियन को होगा और किस विषय पर विधि बनाने का अधिकार स्टेट को होगा, इसका लिखित संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से डिवीज़न कर दिया जाता है, इसका विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि शक्तियों का विभाजन का मतलब ये हुआ कि कौन से विषय संघ के अंडर में रहेंगे या संघ किन विषयों पर लॉ बना सकता है और राज्य किन विषयों पर लॉ बना सकता है, इसका स्पष्ट रूप से रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिवीज़न कर दिया जाता है परिसंघीय व्यवस्था में। अब इंटरव्यू में और प्री में जो क्वेश्चन बना है कि फेडरलिज्म या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था का आपका क्रोड क्या है, धुरी क्या है, या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था किस पर टिकी हुई है। क्रोड, आधार, धुरी, तो आपका जवाब रहेगा शक्तियों का विभाजन। अब हमें भारत में देखना है कि क्या भारतीय संविधान में अर्थात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिवीज़न ऑफ पावर का प्रावधान लागू होता है कि नहीं। तो जब भी आप भारत में पढ़िए इसके विषय में, तो आपको भारत में जो पढ़ना है वह कह सकते हैं कि आपका अनुच्छेद पढ़ना है। देखिए अनुच्छेद 245 पढ़िएगा, 245 और अनुच्छेद 246, यानी कि मुख्य रूप से आप दो आर्टिकल पढ़िएगा, 245 और 246। इसी के साथ यानी कि R/W का मतलब ये हुआ रीड विथ, यानी कि सपठित। फिर देखिए अगर हम R/W लिखें इसका मतलब ये हुआ रीड विथ यानी कि सपठित। इसी के साथ संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ना है अर्थात 7th शेड्यूल पढ़ना है। अर्थात अनुच्छेद 245, 246 में आपका सामान्य बातें हैं, प्रिंसिपल हैं, और उन प्रिंसिपलों को डिटेल रूप से संविधान के अनुसूची 7 में बताया गया है। आइए आपका संविधान का अनुसूची 7 देखा जाए। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान के अनुसूची 7 में अगर आप देखें तो 3 आपका सूची या लिस्ट दी गई है। एक यूनियन लिस्ट दी गई है यानी कि संघ सूची दी गई है, दूसरा आपका राज्य सूची दी गई है, और जो तीसरा दिया गया है वह आपका है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची।
वह दी गई हैं, समवर्ती सूची दी गई है। अब जो बिहार ने क्वेश्चन बनाया कि संघ सूची में कितने विषय हैं, ये बिहार में आ चुका है पिछली बार। संघ सूची में 97 विषय हैं। फिर बिहार ने लिस्ट बनाकर पूछा कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 66 हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, तो 47। अर्थात यदि हम देखें तो भारत में 97 ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर विधि बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। 66 ऐसे विषय हैं जिन पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को है और 47 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर लॉ मेड करने का, विधि बनाने की शक्ति, चूँकि कंकरेंट हैं, समवर्ती हैं, अर्थात 47 विषयों पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी। अब समस्या ये आती है कि जो विषय कहीं न हो, यानी कि राज्य संघ सूची में न हो, कहीं न हो, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए प्रावधान रिजुडियरी प्रावधान किया गया है और रिजुडियरी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। तो इसको आगे बताएंगे हम डिटेल में आपका, यानी कि संविधान की अगली विशेषता हमारी ये रही कि संघ और राज्य में डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है, यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारा संविधान शक्तियों के विभाजन को मान्यता देता है। आइए संविधान की अगली विशेषता को उठाया जाए। जहाँ तक संविधान की अगली विशेषता की बात है, हमारे संविधान में एक और विशेषता है, वह है आपका आपातकाल या इमरजेंसी। आपात या इमरजेंसी। हमारा भारतीय संविधान एक और विशेषता ये है कि हमारे भारतीय संविधान में इमरजेंसी या आपातकाल के बारे में भी प्रावधान किया गया है। जहाँ तक आपात के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से लेकर, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। देखिए, परिसंघात्मक संविधान की पहले विशेषता देखिए। परिसंघात्मक संविधानों में चूँकि शक्तियों का विभाजन यूनियन और स्टेट में होता है, अतः यूनियन को भी पावर रहता है और स्टेट को भी। सामान्य दौर में परिसंघात्मक व्यवस्था काम करती है, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्र के समक्ष, नेशन के समक्ष कोई विपत्ति आ जाती है या कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हमारा संविधान इसके लिए भी प्रावधान करता है। हमारा संविधान ये प्रावधान करता है कि यदि गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई तो संघ को ज़्यादा शक्ति दी जाए, ताकि संघ उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उस समस्या का निदान कर दे। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, इसके बाद
356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि 360। यानी कि 3 अनुच्छेद हैं जो आपात से निपटने के लिए हैं। आपका 352 आपका राष्ट्रीय आपात, 356 यानी कि किसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक तंत्र हैं वह फेलोर हो गया हो, विफल हो गया हो, और फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात की बात अनुच्छेद 360 में की गई है। अब यहाँ जो आपका ये तो डिटेल में आगे हम बताएंगे, अभी तो विशेषता में सामान्य बातें ही चल रही हैं, लेकिन यहाँ जो आपका क्वेश्चन कवर करना है या यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन का मॉडल। आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ? तो आपात की उद्घोषणा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लाज 18 में डिफाइन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 18 में आपात की उद्घोषणा या इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा का मतलब हुआ अनुच्छेद 352(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, तो आपका जवाब रहेगा इसकी परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लाज 18 में दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा का मतलब अनुच्छेद 352(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। यहाँ फिर समस्या आपका बनती है। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बना है कि मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। क्वेश्चन ये बना है कि मंत्रिमंडल का प्रयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 352 में, और कहीं भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल अनुच्छेद 352 में ही कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और जगहों पर आपका मंत्रिपरिषद शब्द मिलेगा, मंत्रिमंडल नहीं। तो इसको भी हम आगे बताएंगे डिटेल में। अब IS और J का क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए। देखिए मॉडल क्या बना है IS और J, आपका कह सकते हैं कि J में, उसको देखा जाए। मॉडल को अच्छे से तैयार रखना है। देखिए IS में कैसा मॉडल बना, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। मॉडल ये बना है आपका क्वेश्चन का कि आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, ये आपका देगा। आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ? आपात की उद्घोषणा का डिक्लेरेशन का मतलब, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या बनाता है। जो पहला ऑप्शन बना देगा अनुच्छेद 352 के तहत की गई घोषणा। दूसरा ऑप्शन बना देगा अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा। और तीसरा बना देगा अनुच्छेद 360 के तहत की गई घोषणा।
और चौथा बना देगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं यहीं गलती करके आते हैं। अगर आपात की उद्घोषणा पूछे तो केवल पहला सही है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। अब ये समस्या आती है कि हम कैसे कहेंगे कि यही आपात की उद्घोषणा कहलाएगी, तो इसका सहारा लीजिएगा अनुच्छेद 366 के क्लाज 18 से। इसी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा का मतलब ही हुआ कि अनुच्छेद 352 के तहत की गई उद्घोषणा। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा संविधान आपका इमरजेंसी में एकात्मक हो जाता है, लेकिन सामान्य वे में अगर देखा जाए तो परिसंघात्मक है। आइए भारतीय संविधान की अगली विशेषता देखी जाए। हमारे संविधान की और भी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को देखा जाए। हमारे संविधान में ये अच्छाई दी गई हैं कि हमारा संविधान जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, हमारा संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन हमारा संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन को मान्यता देता है। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे यूपीजे में, ये पीसीएस में भी बना था, जीएस में, आईएएस में भी बना था। इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखिए इस विषय पर आपका कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। जुडिशियल रिव्यू का हम अर्थ बताएंगे, पहला आपका। दूसरा हम इसकी उत्पत्ति बताएंगे, उत्पत्ति पूछा जाता है। तीसरा आपका पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा के बारे में आपका जो पूछा जाता है। आपका तीसरे पॉइंट पर हम बताएंगे भारत और अमेरिका में अंतर, यानी कि भारत में और अमेरिका में तुलना करके ये पीसीएस में भी क्वेश्चन बना था। फिर आपका अंत में बनता है न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का बेस क्या है, ये इंटरव्यू में बना था क्वेश्चन। आधार क्या है, बेस क्या है। फिर आपका जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कब होती है, तो 1800 आपका 3 ईस्वी में होती है। किस केस में, तो मारवरी बनाम मेडिसिन, मारवरी वर्सेज मेडिसिन के वाद में, मेडिसिन के वाद में होती हैं। फिर आपका पूछा जाता है कि इसमें जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस का नाम भी याद रखिएगा, जस्टिस मार्शल, यानी कि जस्टिस मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति की थी। किस केस में की थी, मारवरी वर्सेज आपका कह सकते हैं कि मेडिसिन के वाद में। इसको समझिए, अब एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा का
मतलब जानना है। न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा न्यायालय किसी भी अथॉरिटी द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विधि को नल एंड वायड घोषित करने की पावर या शक्ति रखते हैं, अर्थात न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत न्यायालय किसी अथॉरिटी द्वारा बनाए गए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध यानी कि इलीगल या नल एंड वायड अर्थात अकृत तथा शून्य या अल्ट्रा वायरस अर्थात अधिकारातीत घोषित करने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं। इसी शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ये जुडिशियल रिव्यू का अर्थ बताया गया। उत्पत्ति देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो आप मारिएगा अमेरिका से। यानी कि भारत में न्यायालयों की जो यह शक्ति दी गई है, यह अमेरिका के संविधान से एडाप्ट की गई है। अच्छे से तैयार रखिएगा। अब जो पूछा ये गया था आपका पीसीएस और आईएएस में कि भारत और अमेरिका की तुलना करके पूछा गया था कि जुडिशियल रिव्यू ये दिया था कि एरिया या क्षेत्र भारत में व्यापक हैं, अमेरिका में व्यापक हैं कि भारत में व्यापक हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से इसको तैयार रखिए आगे के लिए। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का जो क्षेत्र हैं वह सीमित हैं और अमेरिका में वाइड हैं, यानी कि व्यापक हैं। क्यों ऐसा हम बता रहे हैं और विद्वान? क्योंकि भारत में संविधान व्यापक हैं और सभी बातों को या ज़्यादा बातों को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, जबकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है और तमाम बातें लिखी ही नहीं गई हैं। अतः अमेरिका के न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का एरिया ज़्यादा है और भारत में आपका कम है। अब अगला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में बना था कि जुडिशियल रिव्यू का बेस क्या है, आधार क्या है। तो अगर आपसे पूछे कि जुडिशियल रिव्यू का बेस क्या है, आधार क्या है, तो आपका दो आधार बताइएगा। दो आधार आपका ये है कि पहला आधार है कि दो प्रकार की विधियों का सह अस्तित्व, यानी कि आपका दो प्रकार की जो विधि होती हैं, यानी कि लॉ होता है, वह एक साथ चलता है, उसका सह अस्तित्व होता है। और दूसरा है सरकार की शक्ति, यानी कि जो गवर्नमेंट हैं, सरकार हैं, इसकी शक्ति आपका कह सकते हैं लिमिट होना चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि इसकी शक्ति, सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहला ये हुआ कि दो प्रकार की विधियां एक साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, और दूसरा आपका ये हुआ कि जो गवर्नमेंट हैं, सरकार हैं, इसकी शक्ति आपका जो होनी चाहिए, सरकार की जो शक्ति होनी चाहिए
गवर्नमेंट की वह असीमित न हो, बल्कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए। देखिए, दो प्रकार की विधियों का सह अस्तित्व हम देखते हैं, तब आगे बताते हैं। आइए भारत में ही कोरिलेट किया जाए। यदि हम भारत में देखें तो दो प्रकार की विधियां अस्तित्व में हैं। एक एपेक्स लॉ होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट लॉ। एपेक्स लॉ यानी कि सर्वोच्च विधि और सबऑर्डिनेट लॉ यानी कि अधीनस्थ विधि। सर्वोच्च विधि ये आशा करती हैं कि जो अधीनस्थ विधियां होंगी वह सर्वोच्च विधि के अनुकूल होंगी, विपरीत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अब जोड़िए, भारत में सर्वोच्च कानून जिससे हमारा देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ लागू है, लोग न्यायपालिका पर विश्वास भी कर रहे हैं। इसी बीच आपको कह सकते हैं कि कुछ करंट मुद्दे भी जोड़ दिया जाए। देखिए, भारत में आज भी लोग न्यायपालिका ही एक ऐसी बॉडी बची है सरकार की, गवर्नमेंट की, जिस पर लोग आज भी भारत में विश्वास करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका पर से तो लोगों का विश्वास ही उठ गया है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण वर्तमान में हम आपका सुशांत सिंह का केस देख सकते हैं, जहां की बॉम्बे पुलिस ने कह सकते हैं कि इतना नेग्लिजेंस बरता, इतनी उपेक्षा बरती कि आपका कह सकते हैं कि मामला कुछ और था और पूछताछ किसी और से कर रही थी। तत्पश्चात पूरे भारत की निगाहें, यहाँ तक कि उत्तर भारत के लोगों की निगाहें और पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी और सुप्रीम कोर्ट से लोग आशा ही नहीं, एक विश्वास भरी नज़रों से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अन्याय नहीं होने देगा, ये जस्टिस के लिए बैठा है और जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया और सीबीआई जांच को मंजूरी भी दी। इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यायपालिका ही ऐसी बची है जहां की लोग आज भी भले डिले हो, लेकिन लोग न्यायपालिका पर बिलीव करते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा देश में तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो हमें ये देखना है कि जुडिशियल रिव्यू क्यों, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने कार्यों पर क्यों नकेल कसा जाए, क्यों उन पर रोक लगाई जाए। तो इसका उपाय ये है कि पहला आधार है, बेस है कि दो प्रकार की विधियां किसी देश में होती हैं, एक एपेक्स लॉ और दूसरा सबऑर्डिनेट लॉ। भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह सर्वोच्च विधि है और संविधान के अलावा जितने कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जो भी कानून हो, ये सबऑर्डिनेट लॉ हैं। तो जितने सबऑर्डिनेट लॉ हैं वह एपेक्स लॉ के विरोध में नहीं हो सकते। अर्थात यदि कोई कानून हमारे संविधान के विरोध में है तो न्यायपालिका को ये शक्ति दी जाती है कि उस कानून के उतने भाग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें जितना भाग, जितना पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। ये पहला आधार हुआ। जुडिशियल रिव्यू का जो दूसरा आधार है वह आपका है कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए। यानी कि अगर कार्यपालिका और विधायिका को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए, असीमित शक्ति दे दी जाए,
तो कार्यपालिका और विधायिका निरंकुश हो जाएगी, मनमाना कानून बनाएगी, मनमाना कार्य करेगी और कोई भी आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टी थंब मेजॉरिटी से यानी कि 2/3 से अधिक बहुमत से जीती हो चुनाव, तो वह तो मनमाना कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी को ये भी नियम है कि सत्ता का नशा होता है, अगर किसी को अथाह पावर सरकार को दे दिया जाए तो सरकार निरंकुश हो जाती हैं और रूल ऑफ लॉ का वायलेशन शुरू कर देती हैं। अतः न्यायपालिका इनके इन कार्यों पर नकेल कसती हैं या इन कार्यों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती हैं, इनके गलत कार्यों को रोकती हैं। अर्थात सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए, असीमित न हो कि वह निरंकुश हो जाए। इसलिए न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि भारत में आपका जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति पूछे तो अनुच्छेद 13 से होती है और इसका प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत। यानी कि यूपीजे में जो क्वेश्चन आया वह ये आया कि भारत में किन न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों मारिएगा। फिर क्वेश्चन का मॉडल चेंज किया कि किसी कानून को अवैध घोषित करने की क्षमता भारत में किस न्यायालय को प्राप्त है। तो आप दोनों मारिएगा, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। यानी कि अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति करता है और इसका प्रयोग जो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। लास्ट में जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति देख लिया जाए। जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति अमेरिका में हुई मारवरी वर्सेज मेडिसिन के बाद में और जस्टिस मार्शल ने इसकी उत्पत्ति की। आइए अब हमें कुछ विशेषताएं ही बची हैं। आज विशेषताएं भाई पढ़ा दिया जाए पूरी तरह, ताकि कल से यानी कि अगले लेक्चर से कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू किया जाए। क्योंकि भाई संविधान व्यापक हैं, विस्तृत हैं, अतः इसको शुरू किया जाए संविधान को भी, लेकिन विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनता है। एक दो मुख्य विशेषताएं और बची हैं, उसको भी देख लिया जाए। हमारे संविधान की जो अगली विशेषता मैं बता रहा हूँ वह विशेषता है हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची का होना। यानी कि हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची का होना, यानी कि 9th शेड्यूल का होना। देखिए 9वीं अनुसूची के बारे में आप जब भी पढ़िए तो कम से कम 4-5 पॉइंट ज़रूर याद रखिए। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऐड कब की गई। दूसरा क्वेश्चन बनता है आखिर वे रीजन क्या थे, यानी कि कारण क्या थे
कि 9वीं अनुसूची को जोड़ना पड़ा। फिर आपका केस पढ़ना पड़ेगा। पहला केस आपका वामन राव का केस पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो दूसरा केस पढ़ना पड़ेगा I.R. सिल्हो का केस पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक डेट पढ़नी पड़ेगी। वह डेट है 24 अप्रैल 1973, यानी कि 24 अप्रैल 1973 भी पढ़ना पड़ेगा। आइए 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये कई बार पूछा गया है। तो 1951 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका जवाब रहेगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, आपका इसमें समझने का प्रयास करिए। देखिए 9वीं अनुसूची क्या है, इतना केस याद रखना है आपको। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा ने बनाया तो 8 अनुसूचियां थी। 9वीं वर्तमान में 12th अर्थात 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि समय समय पर 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब आता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 ईस्वी में। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट या प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आखिर क्या कारण रहा कि ये अनुसूची जोड़ना पड़ा? कारणों पर आइए। पहले कारण तमाम रहे। देखिए, विधायिका या कार्यपालिका विधि या नियम बनाती थी। उन नियमों को लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते थे, चुनौती देते थे। इस आधार पर देते थे कि इन विधियों द्वारा, इन नियमों द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट का संसद या कार्यपालिका वायलेशन कर रही हैं। अतः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करते हुए इन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए। अब समस्या भारत के सामने ये थी कि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, यानी कि नई दुल्हन के समान भारत था, और तमाम कह सकते हैं कि कानून बनाने थे, तमाम लोगों को हित प्रदान करना था, और इसके आड़े मूल अधिकार आ रहा था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के मूल अधिकारों का वायलेशन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट उस वायलेशन के कारण कानूनों को आपका निरस्त कर दे रहा था, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरस घोषित कर दे रहा था। अब सरकार का कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगी। सरकार सुधार चाहती थी कानून बनाकर, और सुप्रीम कोर्ट
उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता था। इस विवाद के निपटारे हेतु संसद ने यानी कि भारत के पार्लियामेंट ने ये सोचा कि न बाँस रहेगी और न बाँसुरी बजेगी, यानी कि न नौ मन तेल हुई हैं और न राधा नची हैं। इसका मतलब न बाँस रहेगी और न बाँसुरी बजेगी। तो भारत की संसद ने संविधान में संशोधन करके 9th शेड्यूल को जोड़ा और ये लिख दिया गया कि जो कानून 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका नहीं कर पाएगी, अर्थात उनका न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधियां 9वीं अनुसूची में रख दी जाएंगी उसकी वैधता अवैधता की जांच न्यायपालिका नहीं कर सकती, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप अपवर्जित कर दिया गया, रोक दिया गया। मामला चलता रहा। पहला केस आया वामन राव का। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत सृजित किया था केशवानंद भारती के वाद में। वह सिद्धांत था आपका कह सकते हैं, वह सिद्धांत था आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो वामन राव के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि यदि 9वीं अनुसूची के किसी विषय से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा या आधारिक संरचना डिस्टर्ब होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यानी कि अब 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट लगाई कि केशवानंद भारती का वाद का निर्णय जिस दिन आया था उसके बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं केवल उन्हीं कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यानी कि अब 9वीं अनुसूची भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू इसका भी कर सकता है। इसी बात को पुनः सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया I.R. सिल्हो के केस में। यानी कि वामन राव के केस में जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा व्यापक रूप से वाइड रूप से I.R. सिल्हो के केस में बता दिया। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि विशेषताएं तो भारतीय संविधान की अनंत हैं, लेकिन पढ़ाते समय एक लकीर खींचनी होगी, एक सीमा निर्धारित करनी होगी। इस प्रकार विशेषताएं तो और भी हैं, लेकिन मुख्य विशेषताएं ही आपको बताई गई। धन्यवाद।